नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर संसद भवन में अपने चैम्बर में दलों के नेताओं और लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद भवन में चाय पार्टी के दौरान आपस में बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के बीच कांग्रेस महासचिव के निर्वाचन क्षेत्र केरल के वायनाड को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही, जिसे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तल्खी से अलग बताया गया। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए संसद से पारित करवा दिया। वहीं नोएडा एक बार फिर मिसाल बना है। शहर की रफ्तार के साथ अब सुविधाएं भी हाई स्पीड हो चुकी हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर बना पब्लिक टॉयलेट सिर्फ शौचालय नहीं, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की दूरदर्शी सोच का शानदार मॉडल है। बाहर से देखिए तो किसी मॉडर्न रेस्टोरेंट जैसा लुक, और अंदर कदम रखते ही साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर सफर करने वालों के लिए यह सुविधा राहत नहीं, सम्मान बनकर सामने आई है। तो महामाया फ्लाईओवर के पास पीपीपी मॉडल पर विकसित ये पायलट प्रोजेक्ट बताता है कि जब सोच ईमानदार हो तो सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रीमियम बनती हैं। नियमित मेंटेनेंस, स्वच्छता पर खास निगरानी और यात्रियों की जरूरतों को केंद्र में रखकर बनाया गया ये टॉयलेट नोएडा को स्मार्ट सिटी की दिशा में एक कदम और आगे ले जाता है। यही है नए नोएडा, जहां विकास सिर्फ इमारतों में नहीं, आम आदमी की सुविधा और सम्मान में दिखाई देता है। जैसे नोएडा प्राधिकरण ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस टॉयलेट का सौंदर्यीकरण कराया है, इस तरह से नोएडा के अन्य बने टॉयलेट कब तक इस तरह की सुविधाओं युक्त होंगे, इस पर भी सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं। टॉयलेट बहुत जबरदस्त बना है, ऐसा टॉयलेट कहीं देखा नहीं अभी तक। साफ सफाई बहुत बढ़िया है और जो इसमें लगा है सामान वो भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे आपसे पहले टॉयलेट देखे हैं कहीं? नहीं, ऐसा टॉयलेट नहीं देखा। एक लग रहा है कि रेस्टोरेंट में किसी मॉल में जा रहे हैं, जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, उस तरीके का बना रखा है इन्होंने। एयरपोर्ट वगैरह पे ऐसे ही होता है। हाँ, एक नंबर। इसमें कोई नहीं, बहुत बढ़िया, पैसे भी लगे एक नंबर। बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव कर रहा है ये हमारे को, और पब्लिक यहाँ पे रुक रुक के देख रही है, बहुत पसंद करे। आप अंदर जाकर देखो, फ्रेगनेंस अच्छी है अंदर की, जितनी वो सफाई देख लो। एक तरीके से ऐसे नोएडा के अंदर बहुत सारे टॉयलेट होने चाहिए। जिस तरीके से नोएडा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सब चल रही है चीजें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या शुल्क ले रहे हैं आने वाले से? सॉरी, क्या कुछ पैसे वैसे? नहीं, निःशुल्क है ये। हाँ जी, ये टॉयलेट निःशुल्क है, कोई पैसे वैसे नहीं है, किसी ने भी पैसे नहीं मांगे। लोग आ रहे हैं, पब्लिक बहुत आ रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा था, तो ऐसा टॉयलेट देख के मैंने जब रुका तो यहाँ पे ऐसा टॉयलेट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इतना साफ, इतना क्लिनिक से बनाया गया है, जिसे मैं देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम शिव। बहुत बढ़िया सुविधा है भैया, बहुत बढ़िया। बहुत कैसे मॉलों में जाओ उस हिसाब की इसमें सुविधा है, बहुत बढ़िया। सफाई भी बहुत बढ़िया सी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सेवा है। कभी टॉयलेटों में पंखे चलते थे? कभी पंखे चलते हुए नहीं देखे। इस बार काम करा है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम। ठेकेदार भी बढ़िया है, सब काम बढ़िया है, कुछ नहीं है इसमें। सफाई बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। किस मॉल में घूमने जाओगे, मॉल क्या चीज है इसके आगे। तो अगर ऐसे टॉयलेट और बन जाए तो लोग बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। आप लोगों को बनवा दो, बहुत सुविधा हो जाएगी। पब्लिक मारी मारी क्यों जाए रोड पे, और सरकार इतना पैसा लगा रही है तो पब्लिक सहूलत में आएगी, सफाई भी रहेगी अपना। बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं इस वक्त नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास हूँ, और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक तरीके से एक टॉयलेट है। आपको बता दें, आपको जिस तरीके से इसका फैक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, आपको लग रहा होगा कि ये एक रेस्टोरेंट है या किसी हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। तो ये कोई मॉल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एक टॉयलेट है। आपको इसके अंदर से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, कितने करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा ये बनाया गया है। आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर पंखे चलते दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो दिखाई देगी, जो टॉयलेट है। और कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण द्वारा
जो सबसे पहले ये पहल की गई है और जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने कई करोड़ की लागत से जो नोएडा में कई हजार टॉयलेट हैं उनके बीच में एक खूबसूरत और टॉयलेट बनाया है, तो ये निःशुल्क है। और लोग जिस तरीके से नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास जिस तरीके से नोएडा ग्रेटर नोएडा के आने वाले जो लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, वो लगातार रुक रहे हैं और इसको देख रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है, लोगों को एक तरीके से आकर्षित बना रहा है। आपको बता दें जो ये पहल है कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि जहां पर बदबू ना हो, हल्की हल्की खुशबू हो, इसमें लोग आराम से बैठ सकते हैं। अपना जिस तरीके से कहीं ना कहीं पंखे की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, शैम्पू की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को एक तरीके से आकर्षित पूरा कर रहा है। जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, लगभग 23,000 ऐसे टॉयलेट बनाए जाएंगे और कम से कम 23 राज्यों में ये बनाए जाएंगे। और सबसे पहले नोएडा प्राधिकरण द्वारा ने ये पहल की है और अब लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत खूबसूरत और बहुत देखने लायक ये टॉयलेट बनाया गया है। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24। तो नोएडा के टॉयलेट चर्चाओं का केंद्र यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आधुनिक तकनीक की भी अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के खुलना में पत्रकार इमदादुल हक मिलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिलोन शालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। हमले के समय मिलोन शालुआ बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे। उसी वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग अचानक आए, उन पर गोलियां चलाई और तेजी से भाग गए। बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सुधारों में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शनों से जूझ रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अंतरिम सरकार पर अशांति फैलाने का आरोप लगा रही है। आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से बैन कर दिया गया है। देश में चुनाव 12 फरवरी को होने हैं। BBC बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, आपको बता दें कि एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को अस्वीकार्य और देश के मूल्यों के विपरीत बताया है। बयान में सरकार ने कहा है कि वो इस हत्या की गहरी निंदा करती है और इस बात पर जोर दिया है कि वो नया बांग्लादेश कहती है, उसमें ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। शरीफ उस्मान हादी के शव को देखने के लिए बांग्लादेशी लोग सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर की अंगुलिया मस्जिद के बाहर बांग्लादेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि पूरे देश में सनातन माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है। तो बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकार इमादुल हक मिलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने व्यासपीठ पर बैठकर पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसे लेकर पत्रकारों में गुस्सा भड़क गया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में पत्रकार इकट्ठा होकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों ने जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि पत्रकार मंत्रा का कार्य कर रहे हैं, पत्रकार मेरी हत्या कर सकते हैं और पत्रकार किसी के भी सगे नहीं हैं, ये लोग किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं है, करोड़ों रुपए में ये लोग बिक जाते हैं। पत्रकार भाई हैं, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्ञापन मिला है, उसके सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नरेंद्र भारद्वाज जी, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, आपका ही स्वागत है। अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों को लेकर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी यहाँ पर की है और अपने बयानों को लेकर वो पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो इन विवादों से ही सुर्खियां बटोरने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, क्या कहेंगे सर? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया भाई साहब कि
अनुराधाचार्य ने जो पिछले उनके जो काफी बयान रहे वो भी विवादों में रहे थे, और रिसेंटली इन्होंने पत्रकारों के लिए, पूरे मीडिया जगत के लिए बड़ा ही अपमानजनक टिप्पणी की है। इन्होंने पत्रकारों को मंत्रा कहा है, इन्होंने पत्रकारों को धृतराष्ट्र से नाम से संबोधित किया है, और जब इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि मैंने आपके लिए नहीं कहा है, और उसके बाद ये माफी मांग लेते हैं। तो बेसिकली इनका जो उद्देश्य है वो ये है, एक तो ये जुमलेबाजी करते हैं, निरंतर जुमलेबाजी इनके बयानों में, और बाद में ये अपने उन्हीं बयानों से वापस हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीआरपी का खेल है, कहीं ना कहीं ये इनके खुद को हाईलाइट करने का एक तरीका है, जिससे ये हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया में, हाइप बनती है, और बाद में ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन इन्होंने, इनकी जो मानसिकता है बड़ी कुत्सित मानसिकता है। इन्होंने पूरे संपूर्ण मीडिया समाज का इन्होंने अपमान किया है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ शासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, जिस तरीके से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, मामला दर्ज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग, जैसे कि ये पत्रकार जो लोग हैं वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए ही इस तरीके की बयानबाजी ये करते हैं। और अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से इन्हें सुर्खियां मिलती है, उन्हीं के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जैसा आपने देखा होगा कि ये एक कथावाचक है, और जो जब ये कथा करते हैं तो जिस मीडिया की वजह से इनको मान मिला, जिस मीडिया की वजह से इनको यश मिला, वैभव मिला, धन की प्राप्ति हुई, जिस मीडिया की वजह से इनके लाखों अनुयायी देश और प्रदेश पूरे विश्व में बने हैं, उसी मीडिया को ये गाली देते हैं, उसी मीडिया के प्रति अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी मीडिया के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़े चिंतित विषय है, चिंतनीय विषय है कि एक संत, मैं तो संत बोलूंगा, कि जो व्यास गति में बैठ के कथावाचक कर रहा है वो संत की श्रेणी में आता है। एक संत, ये संत कहने लायक नहीं है। संत को बहुत ही सहज और सरल होना चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक संत को सहज और सरल होना चाहिए, और इस तरीके की टिप्पणियों से कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश भी फैलता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि अलग अलग मंचों पर ये बैठे हुए पाए जाते हैं। कई चैनलों में ये टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, और अगर इन्हें पत्रकारों से इतनी ही दिक्कत है तो क्यों ये अलग अलग चैनलों में जाकर टीवी पर इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं या अपनी पब्लिसिटी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ पत्रकारों को लेकर इस तरीके का बयान, इससे पहले महिलाओं को लेकर इस तरीके का बयान, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों से ही सुर्खियां बटोरने का कार्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ कुछ कई मामले जुड़े हैं, महिलाओं के संग जुड़े हैं। इन्होंने फिर एक 16-14 वर्ष से कम बालिकाओं के लिए बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दर्ज किया था, जिससे महिला संगठनों में बड़ा उबाल आ गया था, जिसके खिलाफ, जिसको लेकर कुछ महिला संगठनों ने यहाँ माननीय न्यायालय में वाद दायर किया है, और उस बात के फलस्वरूप ही इनको कहीं नोटिस जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो उद्देश्य है केवल ये है कि मुझे किसी ना किसी उद्देश्य से अपनी अनर्गल बयानबाजी से सुर्खियां बटोरनी है, और जब मैं सुर्खियां बटोरने के बाद जब मामला हाइप हो जाता है, जब मामला इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मामला मेरे दूर हो रहा है मुझसे, या मैं फंसता जा रहा हूँ, तो बाद में ये माफी मांग लेते हैं। तो ये एक झूठी जुमलेबाजी है, उचित इनकी मानसिकता है। ये मेरे विचारों में ये संत के लायक नहीं है। ये कथावाचक के रूप में मैं इनको नहीं देता हूँ तवज्जो इनको। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक संत का जो काम होता है वो ये ठीक ढंग से तो नहीं कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पर जाहिर है। क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बातें करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ कभी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करना, कभी पत्रकारों को लेकर इस तरीके के अनर्गल बयान यहाँ पर देना, पत्रकारों को बिका हुआ करार दे देना, जिस तरीके से इन्होंने कहा है। और उसके बाद जब कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता है तो ये माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। माफ़ी मांग लेने से हर बार गलतियां यहाँ पर माफ़ करना बिल्कुल ठीक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसके बाद माफिया मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक और कितने लंबे समय तक आप इसी तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। आप ये देखिए कि जिस मीडिया का ये खा रहे हैं उसी मीडिया को ये गाली देते हैं। और रही बात मीडिया की, ये बोलते हैं मीडिया बिका हुआ है, तो इसी मीडिया ने इनके जो अच्छे कार्य हैं, ये जो अच्छे कार्य करते हैं, अपने यहाँ भोजन कराते हैं या जो भी इनके नैतिक कार्य हैं, उसको मीडिया ने बढ़ चढ़कर पेश किया है। अगर इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है, इन्होंने अनर्गल बयानबाजी की है, तो मीडिया ने उसको भी छापा है, और इनके जो अच्छे कार्य हैं मीडिया ने उनको भी छापा है। तो इनको क्यों बुरा लगता है? अच्छा काम तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब मीडिया इनके गलत कार्यों को इंगित करती है, गलत कार्यों को छापती है, गलत कार्यों को चैनल पर चलाती है, तो उनको बुरा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दोहरी राजनीति है कि ये चाहते हैं कि मेरा जो अच्छा कार्य है
वो ही पब्लिक में जाए। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र जी आप, क्योंकि मीडिया का काम ही ये है कि सच को जनता तक पहुंचाना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और यही वजह है कि मीडिया इनके अच्छे कार्यों को भी दिखाती है तो साथ साथ इनकी बुराइयों को भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। और यही वजह है शायद कि इन्हें मीडिया से इस वक्त खासा नाराज़गी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनके कई बयानों को मीडिया ने हाईलाइट करके जनता के समक्ष रखा है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला हो या जिस तरीके से ये अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं अपनी कथाओं के बाद जब ये जनता के साथ संवाद करते हैं तो वहां पर भी कई ऐसी बातें ये करते हुए नजर आते हैं जो आपत्तिजनक होती हैं। बहुत आपत्तिजनक बातें होती हैं, हल्की बातें करते हैं अपनी ये कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर इनका जो 100%, 100 तो नहीं कह सकता हूँ, लगभग 90% जो बातें होती है वो महिलाओं से संबंधित होती हैं। तो उन्हीं पे ये बातें करते हैं। और मैं तो 100 बात की एक बात कहूंगा कि अगर मिठाई खाने के शौकीन है तो नमकीन भी इनको खानी पड़ेगी। बिल्कुल नरेंद्र जी, और कहीं ना कहीं अब पत्रकारों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जिलाधिकारी को ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर पत्रकार कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है और आने वाले समय में ये इस तरीके के अनलगल बयानों से बचते हैं या नहीं बचते। खैर नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों पर यह अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया है। पत्रकारों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उधर बलरामपुर के ग्राम मानपुर में वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद में राजस्व न्यायालय ने अहम निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने दस्तावेजों की कमी और राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद शासकीय और गौचर भूमि पर किए गए निजी पट्टे को निरस्त कर दिया। इस तरह भूमि को शासकीय और गौचर मध्य में दर्ज मानते हुए किसी भी निजी स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया गया। अदालत के आदेश के बाद राजस्व विभाग को भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से जिले में शासकीय भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति प्रशासन की सख्ती स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। वहीं दतिया में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और ठंड की शुरुआत हो गई है। शहर में घने कोहरे की चादर छा गई है और ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। NH 44 हाईवे रोड पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचाव के लिए सड़क किनारों और घरों के पास आग जलाते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन की तैयारी में कमी भी दिखाई दी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह सवेरे बच्चे स्कूल जाते हुए देखे गए, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विश्राम बाबा क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक डराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों का झुंड अचानक एक मासूम बच्ची पर हमला कर देता है। गनीमत रही कि बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन इस घटना ने इलाके में डर और चिंताएं पैदा कर दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बच्ची समय पर बच नहीं पाती तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकता था। कॉलोनी वासियों के अनुसार एक महिला के पास करीब 20 से अधिक कुत्ते हैं जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कॉलोनी में बार बार खतरे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। कई बार इस समस्या को लेकर नगर निगम और स्थानीय थाने में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब इस मामले में नगर निगम अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने कोई टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। वहीं अभिनेता विजय थलापति ने अपने प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के असीम प्यार और समर्थन से अपार प्रेरणा मिली है, ये उनकी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। तो विजय ने इरोड में अपनी जनसभा के बाद गुरुवार को एक भावपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के आने और दिखाए गए स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में उनका प्रवेश उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का ऋण है जिन्होंने उनके पूरे करियर के दौरान उनका पालन पोषण और मार्गदर्शन किया। उन्होंने लिखा कि जीवन के हर पड़ाव पर आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आपके असीम प्रेम और समर्थन ने मुझे अपार प्रेरणा दी है। यही प्रेरणा मेरी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उधर महाराष्ट्र के नागपुर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक इंडस्ट्रियल यूनिट में पानी की टंकी गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नागपुर के MIDC बूटी बोरी इलाके में स्थित एक सोलर पैनल फैक्ट्री में हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि यह हादसा एक फैक्ट्री परिसर में हुआ। फैक्ट्री में बनी एक विशाल पानी की टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई। टंकी के गिरते ही वहां काम कर रहे कर्मचारी उसके मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 अन्य का इलाज जारी है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है।
वहीं डंकी रूट के जरिए भारत से युवाओं को अमेरिका भेजने के मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद और 300 किलो से ज्यादा चांदी जब्त की। इस मामले में जांच को और तेज कर दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच प्रत्यक्ष कर की शुद्ध वसूली में 8% की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 17.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, क्योंकि रिफंड जारी करने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि होती है। इसमें कॉरपोरेट कर से प्राप्त शुद्ध राजस्व 8.17 लाख करोड़ रुपए से अधिक और गैर कॉरपोरेट कर से प्राप्त राजस्व लगभग 8.47 लाख करोड़ रुपए शामिल है। चालू वित्त वर्ष की 17 दिसंबर तक प्रतिभूमि लेनदेन कर यानी STT से प्राप्त शुद्ध राजस्व 40,195 करोड़ रुपए रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।